नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स और इसका चैप्टर नंबर 2 रैखिक समीकरण निकाय के संख्यात्मक हल। और आज हम इस वीडियो के अंदर गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर ये पुटअप हो सकता है कि गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि को समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि जैकोबी विधि और गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि में अंतर किस बात का है। सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास जो समीकरण निकाय दिए हुए होंगे तो उसमें प्रत्येक समीकरण में एक गुणांक उसी समीकरण के अन्य गुणांकों से काफी बड़ा मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रथम जो रैखिक समीकरण है इसके अंदर यहाँ पर x का गुणांक 27 है, यहाँ पे y का गुणांक 6 है और z का गुणांक -1 है। तीनों गुणांकों की तुलना करते हैं तो इन दोनों गुणांकों से ये गुणांक है वो काफी बड़ा है। सेकंड इक्वेशन पे जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जो द्वितीय गुणांक है वो प्रथम और तृतीय गुणांक से काफी बड़ा है। और तृतीय समीकरण पे जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जो तृतीय गुणांक है वो बहुत काफी बड़ा है। तो यहाँ पर जो तृतीय गुणांक है वो काफी बड़ा है प्रथम और द्वितीय से। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर रैखिक समीकरण निकाय के अंदर हमें विधि का नाम देकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो हम गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि लगा ही देंगे। अगर हमें नाम नहीं भी दिया जाता है और इस प्रकार के इक्वेशन अगर हमें दिखाई देते हैं तो हम गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि का उपयोग करके एक्स वाई जेड के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि केवल मात्र ऐसे निकायों को हल करने में लाभकारी होती है जहां निकाय के प्रत्येक समीकरण में एक गुणांक उसी समीकरण के अन्य गुणांकों से काफी क्या हो, बड़ा हो तथा विभिन्न समीकरणों के विभिन्न चरों अर्थात अज्ञात राशियों के संगत बड़े गुणांक हो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये क्वेश्चन बीएससी बीएड 2021 और 23 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस रैखिक समीकरण निकाय को किस प्रकार से गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि द्वारा हल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पहले जैकोबी विधि वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए। उस पार्ट को देखने के बाद में गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि के अंदर अंतर किस बात का है ये आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में सबसे जो बड़ा गुणांक है उस मान को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर x का गुणांक सबसे बड़ा है तो x का मान हम यहां से निकालेंगे तो 85, और ये जो y और z की टर्म इधर जाएगी तो इसके चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे और यहाँ पर जो x का गुणांक है इसका यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के अंदर y का गुणांक सबसे बड़ा है तो y बराबर हम मान निकाल लेंगे, और तृतीय इक्वेशन के अंदर z का गुणांक सबसे बड़ा है तो z बराबर हम मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 प्राप्त हो जाती है। जैकोबी विधि के अंदर हम ऐसा ही करते हैं, शुरुआती पार्ट के अंदर हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रथम सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं जैकोबी विधि के अंदर साथियों, तो सर्वप्रथम हम x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 लेते हैं। लेकिन यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ओनली फॉर जब हम x1 निकालेंगे या प्रथम सन्निकट मान ज्ञात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 4 के अंदर हम ओनली फॉर y और z के मान ही दो मान 0 लेने वाले हैं। बाकी यहां पर x का मान 0 नहीं लेंगे क्योंकि x का मान तो हमें ज्ञात हो जाएगा साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर गॉस सेडल पुनरावृत्ति विधि के अंदर ओनली फॉर हम y और z को ही 0 रखेंगे। तो इस प्रकार 85/27 अर्थात इसको सरलीकरण करने पे 3.15 हमें मान प्राप्त होता है। उसके बाद में जब हम प्रथम सन्निकटन मान y का ज्ञात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, y की ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हमें जो मान पहले ज्ञात हो चुका है उसको हम 0 नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें z का मान अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है तो z का मान तो हम 0 लेने वाले हैं। लेकिन x का मान हमें ज्ञात हो चुका है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1/15 और 72 माइनस 6 इंटू 3.15 और -2 इंटू 0, इसको जब सरलीकरण करेंगे तो 3.54 हमें मिल जाएगा। उसके बाद में जब हम Z1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी भी टर्म हम 0 नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x
भी ज्ञात हो चुका है और y भी ज्ञात हो चुका है। तो x और y के मान जो हमें ज्ञात हुए हैं x1 और y1 रूप में, इसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो 1.91 हमें मान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में द्वितीय सन्निकटन मान देखिए स्टूडेंट्स, x2 बराबर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/27 85 माइनस 6y1 और प्लस z1, जो मान हमने पहले ज्ञात कर लिए हैं उन्हीं मानों को यहाँ पर हम पुटअप करने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मान रखने के बाद में इसको सरलीकरण करने पे 2.43 हमें मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, y2 जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 72 माइनस 6x1 नहीं लिखा जाएगा साथियों, यहाँ पर हमें x2 ज्ञात हो चुका है। जो मान पहले वाले ज्ञात हो जाते हैं उन्हीं मानों को अगले सन्निकटन मान में हम पुटअप करते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जैकोबी विधि के अंदर हम यहाँ पर सेम मान रखते थे। यहाँ पर जैसे 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, इस तरीके से मान आते थे। लेकिन यहाँ पर साथियों जो मान हमें ज्ञात हो चुका है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करेंगे तो 3.57 हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद में Z2 जब हम निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें x2 भी ज्ञात हो चुका है और y2 भी ज्ञात हो चुका है। तो इन मानों को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इसको सरलीकरण करने पर 1.92 हमें मिल जाएगा। तृतीय सन्निकटन मान जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका जो समीकरण है वो x की पावर 3, इस तरीके से ये लिखने का इसका तरीका है 1/27 85 माइनस 6y प्लस z। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और 3, x3 जब हम ज्ञात करते हैं तो 2 और 2 हमें y2 और z2 ज्ञात हो चुके हैं। तो इनको रखने वाले हैं। तो इसको रखने के बाद में इसको सरलीकरण करने पे हमें जो मान प्राप्त होते हैं इसको हम पुटअप करते जाएंगे। इस तरीके से पुटअप करने के बाद में जो हमारे मान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो एकदम सन्निकटन आ जाना चाहिए। वो कितने ड्रमों में आते हैं वो तो क्वेश्चन को हल करने पे पता चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से मान ज्ञात कर लिए। मान ज्ञात करने पर x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3, ये इसका लिखने का तरीका है। ये तृतीय सन्निकटन मान को प्रकट करता है। क्रम से द्वितीय सन्निकटन मान के पर्याप्त समीप है। दिए गए निकाय के हल है मान है वो 2.426 और 3.572 और 1.926 लिए जा सकते हैं। उसके बाद में गोस जॉर्डन समानन विधि पे देखिए स्टूडेंट्स हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही पुटअप हो सकता है कि गोस जॉर्डन समानन विधि को परिभाषित कीजिए। तो यह विधि गोस विधि का ही एक उन्नत रूप माना जाता है। इसमें गुणांक मैट्रिक्स को एक इकाई विकर्ण मैट्रिक्स में बदला जाता है सर्वप्रथम, जिससे सीधे ही अज्ञात चरों के मान हमें प्राप्त किए जा सकते हैं या मिल जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस प्रकार से हमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, संवर्धित मैट्रिक्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। बीएससी बीएड या बीएससी फर्स्ट के अंदर आपने संवर्धित मैट्रिक्स का अध्ययन किया होगा। संवर्धित मैट्रिक्स का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास गुणांक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर एक स्तंभ रूप में बी मैट्रिक्स जो प्राप्त होती है। अगर हम ए मैट्रिक्स पे कोई भी संक्रिया ऑपरेट करते हैं तो वह संक्रिया बी पर भी लागू होती है, एक साथ चलती है संक्रिया। और ए और इस तरीके से डैश लाइन और बी, ये इसका लिखने का तरीका होता है। इसको ही हम संवर्धित मैट्रिक्स कहते हैं। गुणांक मैट्रिक्स ए लिखना का अर्थ ये हुआ साथियों x1 x2 x3, इन सभी के जो गुणांक के द्वारा एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है इसको हम गुणांक मैट्रिक्स ए बोलते हैं। और बी का अर्थ ये हुआ में जो हमें यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए हैं इनकी सहायता से एक जो स्तंभ के रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होती है इसको ही हम स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए और डैश डैश बी, इन सभी के मान हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें तो एक विकर्ण इकाई मैट्रिक्स चाहिए। तो सर्वप्रथम हम 10 की जगह 1 बनाएंगे। यहाँ पर 10 की जगह 1 बनाने के लिए हमें कौन सी संक्रिया ऑपरेट करनी पड़ेगी? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम R1 की जगह R1 के अंदर अगर 10 का भाग लगा दें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कक्षा 12 के अंदर भी संक्रिया ऑपरेट की होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी एलिमेंटों के अंदर यहाँ पर 10 का भाग लगेगा। बी के अंदर भी यहाँ पर 10 का भाग लगने वाला है। इसी का नाम तो साथियों संवर्धित मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए के अंदर हम जो परिवर्तन करेंगे सेम का सेम परिवर्तन बी के अंदर होने वाला है। इसी को हम संवर्धित मैट्रिक्स बोलते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमें एक नई यहाँ पर संवर्धित मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ पर 0 बनाना है
और यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी भी संक्रिया ऑपरेट करके यहाँ पर 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को और इस मान को 0 बनाने के लिए मैंने 2 संक्रिया ऑपरेट साथ कर दी है। R2 बराबर 1 तो हम ये करेंगे कि R2 में से R1 को घटा देंगे और यहाँ पर 0 करने के लिए R3 बराबर R3 में से R1 को हम घटा देंगे, तो हमारे पास ये मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 0 और यहाँ पर भी 0 तो मिल चुका है, लेकिन अगला जो मान है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 1 बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, 1। तो इसके लिए मैं देखिए स्टूडेंट्स R2 बराबर 10/99 इंटू R2 कर देता हूँ। जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम 9/10 की जगह 0 बनाना चाहते हैं। 9/10 की जगह हम जब 0 बनाएंगे तो यहाँ पर संक्रिया है वो साथियों, संक्रिया भी यहाँ पर मैं साथ में ही ऑपरेट कर देता हूँ। तो R3 माइनस 9/10 और R2 जब ऑपरेट करेंगे तो इस प्रकार से हमें नई जो संवर्धित मैट्रिक्स है ये प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 1 और 1 ये तो हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, या तो हमें यहाँ पर भी 0 बनाना है और यहाँ पर भी क्या है 0 बनाना है। तो यहाँ पर हम एक अन्य संक्रिया ये भी ऑपरेट कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अनेक संक्रिया ऑपरेट करके यहाँ पर हम मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो तो 1 1 आ जाने चाहिए और बाकी सभी के सभी एलिमेंट है वो 0 में प्राप्त हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में R1 बराबर R1 माइनस R3/11 और R2 बराबर R2 माइनस R3/11 ये संक्रिया ऑपरेट करते हैं तो ये हमें संवर्धित मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट साइड के अंदर जो मान प्राप्त होते हैं वे ही मान यहाँ पर x y z के मान होंगे या x1 x2 x3 के मान होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x1 का मान 1 है, x2 का मान भी 1 है और x3 का मान भी क्या है 1 है। इस प्रकार से हम गॉस जॉर्डन समानयन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको कौन सा भी क्वेश्चन क्यों नहीं दे दिया जाए, आप गॉस जॉर्डन समानयन मेथड है वो लगा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।